तो गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग कहाँ पे थे कि हाँ देखो, जीडीपी हम समझ रहे थे। जीडीपी क्या होता है? जैसे देखिए, एक एक तो घरेलू सीमा के भीतर, जैसे मान लीजिए भारत है तो भारत की एक सीमा है, ठीक है। अब भारत के सीमा के भीतर जैसे अब कोई मैप मैं बना दूँ आपको। चलिए रुकिए, लाइए मैं मैप ही बना देता हूँ, ठीक है। फिर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे थोड़ा बांग्लादेश है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए, देखिए ये भारत है, ठीक है। भारत की सीमा के अंदर ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर, ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, ठीक है। एक तो रखेंगे वित्तीय वर्ष, एक रखेंगे दूसरा सीमा, ठीक है। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंतर्गत यहाँ के निवासियों द्वारा, निवासियों में क्या होंगे, चाहे वो नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, ठीक है, सबके द्वारा इस सीमा के भीतर जो भी वस्तु का और सेवा का उत्पादन होगा, ठीक है, उसका जो अंतिम मूल्य होगा उसे हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे मानिए, जैसे मान लीजिए कि घरेलू सीमा में यहाँ पे हमने कृषि किया और यहाँ पे गेहूँ उपाया, ठीक है, गेहूँ, ठीक है। अब गेहूँ उपाया तो गेहूँ चाहे भारत के अपने नागरिक बोए, चाहे इसमें काम करे कोई भी, कुछ गैर नागरिक वो भी काम करे, ठीक है। गेहूँ, ठीक है, गेहूँ से बना आटा, ठीक है, आटा से बना बिस्कुट, बिस्कुट या ब्रेड, ठीक है। अब ब्रेड क्या हुआ, 20 रुपये में बिक गया, मार्केट में बिक गया 20 रुपये में। तो देखिए, मान लीजिए पूरे भारत में सिर्फ 20 रुपये का ये सामान बना, उत्पादन हुआ और ये बिका, तो भारत की जीडीपी कितनी हो जाएगी? 20 रुपया। 20 रुपये क्या है? एक वित्तीय वर्ष, मतलब एक साल में घरेलू सीमा के अंतर्गत उसके निवासियों द्वारा जो वस्तु या सेवा का उत्पादन, यहाँ वस्तु बना है, ठीक है, ठीक है, वस्तु का जो अंतिम मूल्य होता है उसे ही हम बोलते हैं जीडीपी। आप समझ गए जीडीपी क्या होता है? ठीक है, अब देखिए ये है जीडीपी, ठीक है। एक सकल घरेलू उत्पाद है, एक वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष मतलब एक वित्तीय वर्ष घरेलू सीमा के अंतर्गत निवासियों द्वारा, निवासी में क्या हो जाए, नागरिक और गैर नागरिक दोनों हो जाए, अंतिम वस्तु और सेवा के बाजार मूल्य को ही, के समग्र योग को ही हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 किलो गेहूँ है तो 1 किलो आया हुआ, ठीक है, 1 किलो ब्रेड बना इससे, तो ब्रेड मान लो जितने में बेचेगा तो ब्रेड का काउंट करेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लीजिए गेहूँ है, ठीक है, तो जो वस्तु कंज्यूम होती है ना, जिसको हमने मत समझ लीजिए कि जो यूज होती है उसको हम बोलते हैं। ऐसे मान लो गेहूँ ये 20 रुपये का, 2 रुपये का बिक गया, ठीक है, गेहूँ, तो ये 2 रुपये जीडीपी में जुड़ेगा, ठीक है। अब मान लो गेहूँ से आटा बना और आटा बिक गया 5 रुपये में, जीडीपी में 5 रुपये जुटेगा, जो क्योंकि आटा कंज्यूम हो जाएगा, हम आटा का रोटी बना खा जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब मुझे मान लिया आटा से हमने क्या बना दिया, इसको बिस्कुट बना दिया, ठीक है। अब बिस्कुट हम खा रहे हैं तो बिस्कुट का जो अंतिम मूल्य होगा वो जीडीपी में जुड़ेगा, फिर इनका नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इस प्रोसीजर में जो अंतिम वस्तु का उत्पादन होता है उसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो राष्ट्रीय, देखो ये तो हमने क्या समझा, जीडीपी समझा, ठीक है। तो ये हमने जीडीपी समझ लिया। अब हम क्या समझते हैं? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो जीडीपी में क्या था कि यहाँ पे जो विदेश में रहने वाले भारतीय थे वो भी उसमें शामिल हो रहे थे, ठीक है, और जो यहाँ पे भारतीय थे वो भी शामिल, जैसे मान लो जीडीपी क्या हो गया, मान यहाँ पे क्या है, इसमें घरेलू सीमा का बाउंड्री हट जाता है, ठीक है। सकल है ना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय मतलब कि जो अपने देश के नागरिक हैं ना उनके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसको काउंट किया जाता है, चाहे वो भारत में करें चाहे वो अमेरिका में करें। जैसे मान लीजिए 2 कंट्री हैं, ठीक है, हम यहाँ पे 2 कंट्री लेते हैं, ये है हमारा भारत, ये है हमारा, समझ लीजिए ये है यूएसए, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 10%, ठीक है, ये मान लीजिए ये है, ठीक है, ये भारत है, ये है क्या, यूएसए वाले, ये हैं भारत वाले। देश का क्या है, यूएसए देश है, भारत देश है। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उत्पादन भारत के नागरिक भी करेंगे, जैसे मान लीजिए ये भारत वाले हैं, अब ये मान लीजिए ये यूएसए वाले हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे यूएसए वाले यहाँ भी हैं, और भारत वाले यहाँ पर भी हैं। ठीक है, आप समझ गए ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यूएसए वाले 50 रुपये कमाए, भारत वाले 20 रुपये कमाए, ये यहाँ पे 30 रुपये कमाए, ये यहाँ पे 10 रुपये कमाए। देखिए, अगर यहाँ पे हम कहा जाए दो देश हैं, इनकी जीडीपी निकालिए, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो भारत की जीडीपी कितना हो जाएगी? 30, 10, 40 रुपये। जीडीपी में क्या होता है कि देश के नागरिक भी हों, गैर देश के नागरिक हो, जो इस सीमा के भीतर जो भी उत्पादन होगा उसका जो अंतिम मूल्य होगा वो इसकी जीडीपी कहलाएगी। अब देखो यूएसए की जीडीपी कितनी हो जाएगी? 50, 20, 70 रुपये। लेकिन और जीएनपी कहा जाए तो जीएनपी का मतलब होता है कि देखो, घरेलू सीमा के अंतर्गत चाहे घरेलू सीमा के बाहर एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र जो अपने देश के नागरिकों के द्वारा किया गया उत्पादन को ही सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, देखिए तो 30 रुपया ये यहाँ पे उत्पादन किए, 20 रुपये यहाँ किए, तो जीएनपी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30, 20, 50 रुपये। और अगर यूएसए का जीएनपी निकाले तो यूएसए की जीएनपी कितना हो जाएगा? 50 रुपये यहाँ पे, 10 रुपये यहाँ, तो 60 रुपये यहाँ पे। कहने का मतलब है कि जीएनपी में क्या होता है कि जो नागरिकों के द्वारा जितनी उत्पादन जो होता है उसका अंतिम मूल्य नापते हैं, चाहे वो अपने देश में हो चाहे देश से बाहर किया गया हो। ठीक है, और जीडीपी में क्या कहता है? जो देश की सीमा के भीतर चाहे नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो उनके द्वारा जो उत्पादन होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, चलिए मिटाते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये होगा जीडीपी। जीएनपी समझ गए हम लोग, जीएनपी भी समझ गए। अब आता है एनएनपी, शुद्ध निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब शुद्ध निवल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या होता है? जीएनपी है। ठीक है, उसमें मशीन और मूल्यह्रास को जो होता है, ठीक है, उसको हम निकाल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि शुद्ध निकालना है कि शुद्ध हमारी आय कितनी है, शुद्ध आय। तो पहले तो जो हमारे देश के नागरिकों द्वारा जो उत्पादन किया गया है, मान लीजिए ये था ना हमारा। ठीक है, मान लीजिए देखिए, तो जो हमारे जीएनपी है, जीएनपी कितना? 30, 20, 50 रुपये था भारत के। अब 50 रुपये तो चलो हमने उत्पादन में कमाया, ठीक है, लेकिन हमने 50 रुपये में क्या मशीन लगाए होंगे? जब मशीन हमने लगाया था उसे मशीन मान लीजिए कि 10 रुपये की थी, पर मशीन 1 साल यूज हुई, तो अब मशीन के दाम 10 रुपये ही रह जाएगा? नहीं रहेगा ना। अब उसकी काम दाम, अब इसको मशीन को मान लो बेचेंगे, दाम 10 रुपये थोड़ी मिलेगा, नई मशीन का 10 रुपये था, अभी 1 साल पुरानी हो गई तो इसका मिलेगा 8 रुपये। तो हमारा क्या हो, 2 रुपये मूल्य ह्रास हो गया, मतलब मूल्य में कमी हो गई। तो जो मूल्य में कमी हुई है उसको हम इसमें माइनस कर देंगे, तो 2 रुपये जो कमी हुई है तब इसका क्या हो जाएगा? 48 रुपये। तो जो 48 रुपये है ना, इसे बोलते हैं जी एन नहीं एनएनपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना हुआ हमारा? 48 रुपया। जो मूल्यह्रास होता है मशीन वगैरह में उसको हम जीएनपी में से माइनस कर देते हैं। तो समझ में आ गया कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ठीक है, अब शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होता है? अब उसी को बाजार कीमत पर हम निकाल देते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो कर होता है उसको माइनस करते हैं, सब्सिडी में जोड़ देते हैं, एक वित्तीय बाजार पर करते हैं। इसमें जो आधार वर्ष होता है 2011-12 लेते हैं। बेस ईयर हमेशा याद रखेंगे, बेस ईयर क्या है हमारा? बेस ईयर है 2011-12। ठीक है, देखो राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन स्थिर कीमत पर वास्तविक हो सकता है। और जैसे मान लीजिए स्थिर कीमत मतलब क्या होती है? जो इस साल का देखो आधार वर्ष में क्या मतलब क्या मानते हैं? जैसे मान लीजिए कि 10 रुपये आलू कीमत, 10 रुपये हम किससे नापते हैं? 2011 में जो कीमत थी उसके हिसाब से, तो वो हमारा क्या था? स्थिर मूल्य पर निकाल, अरे क्या होता है, अस्थिर मूल्य पर होता है। ठीक है, जब आधार वर्ष 2011-12 लेते हैं, लेकिन जब वास्तविक निकालना हो तो हम जो मार्केट प्राइस होता है उसके बेस पर निकालते हैं। आप समझ जाएंगे, अभी आगे टर्म आएगा। ठीक है, अब देखो निगम कर को राष्ट्रीय आय से घटाना होगा क्योंकि यह परिवारों को नहीं मिलता है। ठीक है, जो निगम कर को हटा देता है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि एस सी द्वारा वर्ष 2015 में जारी निर्देश के अनुसार स्थिर बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बेसिक मूल्य पर व्यक्त सकल मूल्य संवर्धन जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बोलते हैं इसको, का योग होगा और राष्ट्रीय आय को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जीडीपी को उच्च कल्याण सूचकांक नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें किसी भी आय को बढ़ जाती है और किसी की आय कम हो जाती है।
देखो जीडीपी को हम उच्च कल्याण का सूचकांक नहीं मान सकते हैं। आप कहेंगे देखिए मान लीजिए इसमें क्या होता है, पीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब देखिए, अब कोई कह देगा कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो क्या भारत में जन कल्याण हो रहा है, जन कल्याण बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मान लीजिए भारत का देखिए ये पूरा भारत है, तो भारत में क्या होता है, जीडीपी चाहे सबकी बढ़े, ठीक है, तभी जीडीपी बढ़ेगी, या 10 लोगों की जी बढ़ेगा बस, ठीक है, 10 लोगों का करके इनकम बढ़ेगी, या 10 लोग उत्पादन करके बेचें तो इनकी जो आय बढ़ेगी, इससे भी जीडीपी बढ़ेगी। तो इसे इसको अच्छा सूचकांक नहीं मानते, ठीक है। जीडीपी हो गया, ठीक है, क्योंकि आय बढ़ जाती है, किसी को कम हो जाती है, तो जैसे कंपनी लगाने में जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन कंपनी के प्रदूषण से गरीब आदमी को, मछली उत्पादन को, कृषि आदि को भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों को सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, कुछ लोगों को नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिन पर नकारात्मक पड़ेगा उनको क्या फर्क पड़ता है भैया, लेकिन जिसका सकारात्मक हो उसका, उसके लिए तो बढ़ गया ना, ठीक है। अब देखो प्रति व्यक्ति आय क्या बोलते हैं, किसी भी देश के आर्थिक कल्याण का ठीक से पता लगाने के लिए क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय सर्वश्रेष्ठ मानक है। प्रति व्यक्ति आय मतलब प्रत्येक व्यक्ति का जो, जैसे मान लीजिए जो जीडीपी होती है ना, जीडीपी को जनसंख्या, जितनी टोटल जनसंख्या है उससे भाग दे दो, जितनी आय आएगी उसे प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम भारत देश में 100 लोग हैं, ठीक है, और भारत की जीडीपी है 1000 रुपये, ठीक है, तो 1000 को 100 से भाग दे दो, तो काट दोगे तो 10 रुपये आ जाएगा, मतलब 10 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। तो जैसे अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, मतलब समझ लेना एक एक व्यक्ति को ध्यान में रखा जाता है, तो अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो समझ लो कि लोगों का ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, ठीक है। कल्याणकारी को, आर्थिक कल्याण को हम माप सकते हैं, ठीक है। जरूर नहीं कि सभी लोग आर्थिक कल्याण के अच्छे स्तर पर हों, ठीक है। देखो लार्जेस्ट इकोनॉमी और नॉट रिचेस्ट, ये नहीं है कि अगर आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है तो आप बहुत अमीर हैं, ये किसका स्टेटमेंट है, वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि अगर आपकी इकोनॉमी बहुत बढ़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत रिच देश हैं, ठीक है। फिर कहा मौद्रिक आय, ठीक है, चालू मूल्य का प्रयोग किया जाता है इसमें, इसे प्रचलित मूल्य की आय को राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए चालू मूल्य पर व्यक्ति आय है, फिर कुछ गणना कैसे की जाती है, सकल आय का संबंध, इसका कोई मतलब नहीं, हमने सब इसको ऊपर समझ लिया है, ठीक है। अब चलिए आधार वर्ष में बदलाव की बात चल रही है, अभी अभी क्या कहा जा रहा है कि 2011-12 को हटा के 2021-22 किया जाए, ठीक है। ठीक है, तय किया था, इसको छोड़ दो। कहा था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी होता है, CSO द्वारा जारी किया जाता है, और 2004-5 में था, ठीक है। अब हम चलते हैं राजकोषीय नीति पढ़ने। हमने क्या समझा, जीडीपी समझा, जीएनपी समझा, एनएनपी समझा, ठीक है, 3 टर्म समझ लिए, ठीक है, ये मेन था। अब देखिए राजकोषीय नीति कहते हैं बजट है, ठीक है। अब देखो बजट का मतलब है कि बजट का संविधान मूल्य क्या है, आर्टिकल 112 में उल्लेख किया गया है इसका, बजट का। बजट देखो संविधान में बजट शब्द नहीं लिखा गया है, इसको क्या बोला हेलो, तो हम ये है कि ठीक है, संविधान में इसको बजट शब्द नहीं लिखा, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक कैसे लिखे यार, वार्षिक वित्तीय विवरण, इस शब्द का उल्लेख किया गया है, ठीक है, बजट शब्द नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछ दे कि संविधान में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है, तो नहीं किया गया। उसकी बजट की जगह, शब्द की जगह क्या लिखा गया, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया। इसका उल्लेख क्या है, संविधान की 112 आर्टिकल 112 में है, सरकार की अनुमति आय और व्यय की नियमित होता है, तो इसको तैयार कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर है, ठीक है, वित्त मंत्रालय का अधीन आता है, ठीक है, वो इसको तैयार करता है। दोनों सदनों में पेश करने हेतु राष्ट्रपति की उत्तरदायी होती है, दोनों सदनों में पेश करना होता है, ठीक है, राष्ट्रपति पेश करवाता है, ठीक है, कौन पेश करता है, वित्त मंत्री पेश करता है, ठीक है। इसमें आने वाले वर्ष का, अब देखो ये बजट क्या होता है, इसमें आने वाले वर्ष का अनुमान होता है, ठीक है, चालू वर्ष का अनुमान होता है, पिछले वर्ष का वास्तविक ब्याकला जाता है। देखो बजट में 3 चीज़ दिया जाता है, पहला चीज़ कि आने वाले
आने वाले वर्ष में क्या आय कहाँ से आय आएगी और कहाँ-कहाँ व्यय करना है, इसके बारे में उल्लेख होता है, ठीक है? और जो पिछले साल होता है, ठीक है? पिछले साल जो पिछला साल है, जो इस साल चल रहा है, वर्तमान साल हम बोलो इसको, जो वर्तमान साल है, इसमें संशोधन करते हैं, ठीक है? वास्तविक अनुमान होता है, देखो एक तो जो इसमें संशोधन कर देते हैं, तीसरा जो पिछले साल का वित्तीय विवरण है, उसकी स्थिति हमने कहाँ तक अनुमान लगाया था और कितना हमने उसको रीच किया है, मतलब कहाँ तक पहुँचे हैं, उसके बारे में हम डाटा देते हैं, तो वास्तविक ब्यौरा देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, आर्थिक सर्वे बोलते हैं, ठीक है? बजट बजट सत्र सबसे लंबा होता है, ठीक है? पहला बजट का बिल 1960 में था, उसमें वायसराय केनिन थे, तो छोड़ो। वोट फॉर काउंट अकाउंट, ठीक है? हर साल पेश किया जाता है, ठीक है? फरवरी से अप्रैल तक होता है गवर्नमेंट में पूरे खर्चों को कम करने के लिए, क्योंकि ये जब तक बजट पास नहीं हो जाता, ठीक है? उसके लिए सिर्फ खर्च के लिए 1/6 राशि को ले ली जाती है। सामान्यतः 2 माह के लिए, अधिकतम 6 माह के लिए ले सकते हैं, ठीक है? क्या होता है? अंतरिम बजट क्या होता है? सिर्फ चुनावी साल में होता है। लोग क्या होता है, लोक लुभावनी घोषणाएँ नहीं कर सकते और ताकि चुनाव को प्रभावित ना हो। देखिए, पहले आपका था वोट फॉर अकाउंट, ठीक है? वोट फॉर विनियोग विधेयक बोलते हैं इसको। विनियोग विधेयक इसलिए पेश किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि अब देखिए, जब तक विनियोग विधेयक पास नहीं होगा, तब तक आप सरकार की जो संचित निधि है, उसे पैसा खर्च नहीं कर सकते। तब देखो, 1 फरवरी से लेके कम से कम मार्च, अप्रैल, 2 मार्च तक, अप्रैल तक बजट सत्र चलता है, ठीक है? तो अगर मान लीजिए इस समय तो आप निकाल नहीं सकते पैसे सरकार संचित निधि से, क्योंकि आपको अथॉरिटी नहीं है, ठीक है? तो 2 साल का खर्चा कैसे सरकार चलाएगी? सरकार में जो चल रहा है, लोगों को पेंशन देना है, वो सरकारी योजना है, उनके लिए पैसा वगैरह जो है, वो कैसे देगी? इसके लिए सरकार का एक अंतरिम बजट पहले ही पेश कर देती है, ठीक है? नहीं, वो विनियोग विधेयक पेश करते हैं, जिसमें हर साल नहीं पेश हर साल पेश होता है, ठीक है? और ये पहले पेश करके कम से कम 2 महीने का राशि, मतलब जो पूरे बजट का खर्च है, उसका 1/6 राशि निकाल लेते हैं सरकार, और इसे अपना 2 महीने चलाती है, ठीक है? और 2 महीने चला जो पूरा होता है, मान लीजिए बजट पास हुआ, तो उससे 1/6 राशि काट ली जाती है, ठीक है? और एक होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई सरकार है, ठीक है? तो 1 से 5 वर्ष के लिए चुनी गई। अब 5 वर्ष के लिए चुनी तो गई, लेकिन जो 5वाँ वर्ष है, ठीक है, उसका चुनाव कब होता है? जनवरी में हो जाता है। मान लीजिए कि जनवरी में चुनाव हार गई, तो जो या मान लो दिसंबर में हो जाता है, मान लो दिसंबर में चुनाव हार गई, ठीक है? तो ये तो अभी जो बजट पेश किया था, जो लास्ट वाला साल, 5वाँ साल, ठीक है? तो वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के लिए बजट पेश किया गया था। तो ये तो जनवरी में सरकार हार गई। तो ये जो 3-4 महीने बाद वाला है, ठीक है? तो उसके लिए तो सरकार खर्च नहीं करेगी ना फिर, उस पैसे का दुरुपयोग हो जाएगा। तो इसलिए जो अंतिम साल होता है, उसके लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है, और अंतरिम बजट सिर्फ़ 8 महीने का ही होता है, लास्ट के 4 महीने का नहीं होता, ठीक है? ये होता है। सरकार के आय व्यय का प्रबंधन 3 खातों में किया जाता है, ठीक है? 3 खातों के माध्यम से किया जाता है। संचित निधि है, ठीक है? अब देखो, इसका उल्लेख क्या आर्टिकल 266, 267 के बजट के खर्चे का विवरण के लिए किया गया है। संचित निधि है, क्या होता है, इसे कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, ठीक है? 266 में है, ठीक है? संपूर्ण राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं, राजस्व प्राप्तियाँ जो ऋण से लिया गया, दिए गए ऋण से प्राप्त ब्याज होता है, संपूर्ण प्राप्तियाँ होता है। इसमें से पैसा निकालने हेतु संसद द्वारा विनियोग अधिनियम या अनुपूरक अनुदान पारित किया जाता है, अर्थात इसमें धन निकालने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। इसी प्रकार ये इस प्रक्रिया क्या होती है, इस प्रकार की प्रक्रिया राज्य में भी लागू होती है, ठीक? जैसा संसद देखो, जैसे केंद्र में है, जो व्यवस्था केंद्र में है, वैसी व्यवस्था राज्य में भी है, ठीक है? अब आता है लोक लेखा कमिटी, तो पब्लिक अकाउंट बोलते हैं इसको, इसका भी आर्टिकल 266 में है, ठीक है? इसी का विनिवेश फंड बोलते हैं, ठीक है? एनडीआरएफ बोलते हैं, मनरेगा फंड वगैरह है। फिर क्या होता है, क्लीन इंडिया फंड है, लघु वित्तीय विवरण है, इन सब के लिए होता है, जो पैसा रखा होता है लोक लेखा नीति में होता है, ठीक है? यह धन सरकार के पास होता है, मतलब सरकार को समझो एक प्रकार का उसका बैंक होता है, उसमें जमा होता है, जब पैसा निकालना होता है, संसद अनुमति की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप सरकार निकाल सकती है, ठीक है? आकस्मिक निधि है, ठीक है? आकस्मिक निधि का 267 में है, ठीक है? आकस्मिक निधि क्या होता है, आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति, राज्यपाल, क्रमशः केंद्र और राज्य के लिए अनुमति से धन निकाला जा सकता है। बाद में संसद के अधिकृत होने पर संचित निधि से निकाल कर पुनः इसमें डाल दिया जाता है। देखो, आकस्मिक निधि क्या होती है, जैसे मान लो जो आपातकालीन स्थिति पड़ जाती है, जैसे मान लीजिए कि भारत में 2019-20 में कोरोना आ गया, ठीक है? तब कोरोना आ गया, तो जो बजट में थोड़ी जिक्र किया गया था कोरोना आएगा तो उसके लिए हम खर्च करेंगे, नहीं था ना?
तब कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाती है, जैसे मान लो सुनामी आ गई, कहीं बाढ़-वाढ़ बहुत ज़्यादा आ गया। अब देखिए, मान लीजिए कि बिहार में बाढ़ आती है, तो बिहार की सरकार चलो तैयार भी है कि हम बाढ़ आएगा तो हम बाढ़ में ही ये खर्च करेंगे, सही है, बजट में उसको बजट का प्रावधान की हुई है। लेकिन अगर यूपी में बाढ़ आ जाए तो? कोई भूस्खलन हो गया कहीं पे तो वहाँ की सरकार थोड़ी तैयार है कि हमें पता है कि भूस्खलन आएगा तो हम करेंगे। नहीं, हाँ ठीक है, मानते हैं कि सरकार कुछ रखती है पैसे, मान लीजिए 500-600 करोड़ रखती है कि अगर कोई ऐसी घटनाएँ होती हैं तो उसमें खर्च करेंगे। लेकिन मान लें कोरोना आया, तो कोरोना कितनी बड़ी बीमारी है, मारा के आता ही लोगों को साफ करने लग गया, ठीक है? वैक्सीन वगैरह करवाना, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, सब कुछ लगे, कितने हॉस्पिटल भर गए, तो इन सबका प्रबंधन करने के बहुत सारे पैसे लगेंगे। तो ऐसे में कहा आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि से यहाँ पर जो संसद है वो राष्ट्रपति से परमिशन लेगी, जो राज्य है वो राज्यपाल से परमिशन लेके पैसे निकाल लेंगे, फिर बाद में उसे संचित निधि से निकाल के इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है? तो आपातकालीन स्थिति के लिए निपटने के लिए बनाया गया है, ठीक है? इसका उल्लेख 267 में, बस इतना याद रखिए, ठीक है? अब पढ़ते हैं बजट कैसे है, बजट बनता कैसे है, बजट का क्या क्या प्रावधान। देखिए, बजट सबसे पहले क्या आता है, एक होता है राजस्व बजट, एक होता है पूंजीगत बजट, इसे कैपिटल बजट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बजट बोलते हैं, ठीक है, राजस्व बजट। अब देखो राजस्व बजट में क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, ठीक है, उसको ही मिला के बोलते हैं जो। अब राजस्व बजट बजट में क्या होता है, बजट का मतलब होता है आय और व्यय को ही बोलते हैं, उसे बजट होता है। जैसे मान लीजिए हम स्टूडेंट हैं, तो बजट में क्या होता है, हमारे घर से मान लीजिए कि 10,000 रुपये आते हैं। अब 10 रुपये ये हमारी आय समझो, ठीक है, मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, ठीक है, तो ये 10 रुपये मेरी आय है, ठीक है। अब इस 10,000 रुपये को मैं खर्च करता हूँ, मान लीजिए 4,000 रुपये मैं रेंट दे दिया, 4,000 रुपये मैं खाना पीना में खर्च कर दिया, 1,000 रुपये का मैं कॉपी किताब खरीद लिया, 1,000 रुपये मैं रखता हूँ, जब मान लो बीमार उमार पड़ गया, कोई ऐसी ज़रूरतें पड़ गई, इमरजेंसी कहीं जाना आना पड़ गया, तो उसके लिए, ठीक है। कुछ अपने जेब खर्च के लिए भी है कि कुछ बाहर कोई बर्गर वगैरह खा लिया या कुछ ऐसी चीज़ जूस वगैरह पी लिया, तो उसके लिए। ये हमारा जो 10,000 रुपये आया था वो आय है, और जो 10,000 रुपया हमने खर्च किया वो हमारा व्यय था, ठीक है। तो ये हमारा बजट समझ लो, ये हमारा बजट हो गया। अब ये बजट दो तरह का होगा, एक तो कि हमको पैसे मिले तो हमने कुछ बेचा तो थोड़ी, लेकिन अगर मैं अपना मोबाइल बेच दूँ, ठीक है, हम मोबाइल बेचूँ 10-20 हज़ार रुपये में, तो हमको 20 हज़ार रुपये जो मिला वो किससे मिला, हमारी पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। पूंजी मतलब हमने जो हमारी मोबाइल क्या थी, वो हमारी पूंजी थी, हमने मोबाइल अपना बेचा तो हमें पूंजीगत प्राप्ति हुई। अब फिर मैंने उसको व्यय किया, मान लो उसको व्यय करके हमने एक किताब खरीद लिया, या समझ लो कि कोई छोटा मोबाइल खरीद लिया, तो जो हमने दूसरी जगह व्यय किया, व्यय के बदले क्या किया, एक दूसरा मोबाइल या कुछ इक्विपमेंट वगैरह कुछ खरीदा, कुछ एसेट खरीदा। तो जो एसेट खरीदते हैं वो पूंजीगत व्यय होता है, जिससे कुछ पूंजी बनती है, ठीक है। और मान लीजिए कि जो हमारे घर से पैसे आए हमने रेंट में खर्च कर दिए, रेंट से कुछ मिला हमको, हम घर में रह रहे हैं, यूज कर रहे हैं बस, और कुछ तो नहीं हुआ ना, तो उसको बोलते हैं। तो आप समझ गए कि राजस्व प्राप्तियाँ क्या होती हैं, अब पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है। अब चलिए हम उसको आपको समझाते हैं कि देखिए राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के अंतर को हम क्या बोलते हैं, नहीं अंतर को नहीं, इसी को बोलते हैं राजस्व बजट। ऐसे ही पूंजीगत बजट क्या होता है, पूंजीगत जो प्राप्तियां होती है, पूंजीगत जो व्यय होता है, इसी को हम बोलते हैं पूंजीगत बजट, ठीक है। अब देखिए हम पहले इसको समझेंगे, ठीक है। राजस्व बजट, अब देखो राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, ऐसी प्राप्तियां जिससे हमें ना तो कोई नुकसान हो रहा है, ना कोई हमारी देयता में वृद्धि हो रही हो, और ना ही कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व तो नहीं बढ़ रहा हो, हमें मिल रहा हो। जैसे मान लीजिए कर राजस्व मिला, कर राजस्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर है या गैर राजस्व कर है। जैसे मान लीजिए कि सरकार को हम लोग टैक्स देते हैं, ठीक है, तो सरकार के पास कोई लोड बढ़ता है कि हमको टैक्स वापस लौटाना है, नहीं ना, कोई लोड नहीं है। सरकार कुछ चला गया, सरकार के पास कुछ कमी हो गई, सरकार कोई जिम्मेदारी बढ़ गई, हमने टैक्स देते तो नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कोई टर्म नहीं है, ठीक है। सरकार सरकार उस पैसे को लोक कल्याणकारी में खर्च करती है बेशक, लेकिन उसको कोई जवाबदेही नहीं है अभी, जो हमने टैक्स लिया है, ठीक है। तो ये जो सरकार को प्राप्तियाँ होती है कर राजस्व से, चाहे प्रत्यक्ष करो चाहे अप्रत्यक्ष करो, ठीक है, वो कर राजस्व। इसमें क्या होता है, एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या होता है गैर राजस्व कर। जैसे मान लीजिए कि कोई लाभांश मिल गया, कोई ब्याज वगैरह मिल गया, कोई प्राप्तियाँ अनुदान वगैरह मिल गया, ठीक है। नॉन टैक्स मतलब कि समझ लो फाइन वगैरह मान लिया, ठीक है, फाइन वगैरह लगते हैं ना, आप गाड़ी चलाओ हेलमेट में, तो सरकार को इससे भी तो पैसे मिल रहे हैं, ये भी प्राप्तियाँ हैं। तो ये सारा प्राप्तियाँ क्या मिलती हैं, राजस्व प्राप्तियाँ हैं, ठीक है। तो इससे सरकार को देयता में कोई वृद्धि हुई नहीं, सरकार कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी नहीं, सरकार ने कोई अपना एसेट वगैरह बेचा नहीं,
ठीक है। इससे कुछ पैसे जो मिलते हैं उसको बोलते हैं राजस्व प्राप्तियाँ। अब ठीक है, अब देखिए एक पूंजीगत प्राप्तियाँ समझ लीजिए। पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती है? जैसे मान लीजिए सरकार ने क्या किया कि कोई कंपनी थी सरकार की, कोई सरकारी कंपनी थी, सरकार ने उसको बेच दिया प्राइवेट को। तो सरकार की क्या एक कंपनी थी, सरकार ने अपनी कंपनी बेच दी दूसरे को, ठीक है। तो सरकारी कंपनी चली गई, मतलब उसका एसेट लॉस हुआ, ठीक है। जब एसेट लॉस हुआ उससे कुछ जो पैसे आते हैं उसको बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो समझ लो, ऐसे समझ लो। जैसे मान लो कि भारत के पास कोई भूभाग है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो पाकिस्तान था, तो ठीक है। तो जो पाकिस्तान, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक्साइज चीन का था, एक भूमि है, ठीक है। तो अब भूमि में क्या था, वो भारत का था, पर पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया था। उसने क्या किया, एक्साइज चीन को जो पीओके थे, पीओके कुछ क्षेत्र चीन को बेच दिया। तो जब उसने बेचा तो उसकी ज़मीन कम हो गई ना, जो पीओके वाले जो एरिया था वो कम हो गया, या हमारी ज़मीन कुछ कम हो गई, ठीक है। तो जो हमारा लॉस हुआ उससे जो हमें प्राप्तियाँ होती हैं उसको हम बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। साधारण शब्दों में समझ लीजिए कि पूंजीगत प्राप्तियाँ वो प्राप्तियाँ हों जिससे हमारे एसेट में कमी हो या हमारी देयता में वृद्धि हो, या हमने किसी से, अगर मान लो कि हमने किसी से लोन लिया, तो लोन लोगे तो ये हमारी क्या है, देयता में वृद्धि हो गई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका लोन वापस करना है फिर, ठीक है। तो ये हमारी पूंजीगत प्राप्तियाँ, तो हम लोन लेंगे तो लोन से भी पैसा आएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्तियाँ, पैसा तो आया, जिससे पैसा आया, जिससे हमें देयता में वृद्धि हो, ठीक है, उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम पूंजीगत प्राप्तियाँ बोलते हैं। लेकिन राजस्व प्राप्तियाँ में ऐसा कोई सीन नहीं होता, हमें बस मिलता है, उसके उसको लौटाने वौटाने वाला सीन नहीं होता। तो अब देखो, तो हमारे खर्चे भी ऐसे होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिससे हमें एसेट बनता है, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिससे कोई एसेट नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए सरकार है, सरकार ने क्या किया कि अपने कर्मचारी वगैरह को सैलरी वगैरह दिया, तो सैलरी दिया तो क्या उससे उससे कुछ सरकार को जनरेट हुआ? नहीं जनरेट हुआ, सरकार अपना काम कर रही है, कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो ठीक है वो सब। लेकिन उससे क्या हुआ, सरकार को कोई एसेट वगैरह में वृद्धि हुई? नहीं, ठीक है। अब रख-रखाव में खर्च हुआ, फिर का प्रशासनिक कार्य में हुआ, किसी को अनुदान दे दिया, किसी को चंदा दे दिया। मोदी जी गए और अमेरिका को कोई गिफ्ट दे के चले आए, जो गिफ्ट दिए हैं उसको तो सरकार को अपने लिए थोड़ी आया, वो तो चला गया, उनको मिल गया। तो अनुदान अगर किसी को देते, किसी को चलो 10 रुपए किसी दोस्त को उधार ऐसे दे दिया, लो जाओ खाओ पियो मौज करो। तो ऐसे खर्च क्या होते हैं, जिससे ना कोई एसेट बनता हो, ना कोई प्राप्ति होती हो, ठीक है। ये होता है राजस्व व्यय। पूंजीगत व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिससे हमें कोई एसेट जनरेट हो, हमने एसेट बेचा तो जो उससे इनकम आई वो पूंजीगत प्राप्तियां थी, और जो जहाँ पर व्यय किया उससे कुछ एसेट बना उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। जैसे मान लीजिए कि भारत ने जो पैसे, भारत के पास भारत सरकार ने क्या किया, उसे रोड बनवा दिया, ठीक है, रोड बनवा दिया, कोई कंपनी लगा दिया, तो कंपनी लगा दिया तो कंपनी का एसेट है ना उसके पास, कंपनी बेच के पैसा कमा सकता है, उसके पास पूँजी हो गई। क्या है, कंपनी हमारी एक पूँजी हो गई ना, हमने जो रोड बनाया है, रोड से बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर काम चलेंगे, गाड़ियाँ चलेंगी, रोड से हमें टोल टैक्स आएगा, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पूंजीगत व्यय है, ये पूंजीगत निवेश बोल लो, ठीक है। तो ये होता है, हमने मान लो किसी को लोन दे दिया पैसा, हमारे पास 100 रुपये था, हमने किसी को उधार दे दिया, भारत ने क्या किया, नेपाल को उधार दे दिया, तो नेपाल जो पैसा लिया है उस पर ब्याज तो देगा ना, एक तो ब्याज भी देगा, ऊपर से अपना हम जो 100 रुपये लिया वो हमारा वापस भी देगा, ठीक है। तो वापस जब देगा तो ये उसकी देयता हो जाएगी। तो ये भारत के लिए क्या काम व्यय हो गया, पूंजीगत व्यय हो गया, आपने समझ गए होंगे अब तक, ठीक है। तब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो। क्या देखो, राजस्व प्राप्तियाँ क्या है, वे सरकारी प्राप्तियाँ जिनकी उत्पत्ति के लिए सरकार को सार्वजनिक संपत्ति नहीं बेचनी पड़े। ये ना कि अपना कोई एसेट वगैरह बेच रहा है, राजस्व प्राप्तियाँ हो रहा, और ना ही कोई सार्वजनिक देयता बढ़ी, कोई जवाबदेही नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो ऐसे प्राप्तियों का बोलते हैं राजस्व प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती हैं, वे प्राप्तियाँ जिनकी उत्पत्ति के लिए सार्वजनिक संपत्ति बेचनी पड़े या का सार्वजनिक देयता बढ़े, उसे बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। मैंने वो बोला था ना, देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई ज़मीन बेच दिए तो क्या हुआ, सार्वजनिक संपत्ति बेचनी पड़ी, कम हुआ, ठीक है। या आपने किसी से उधार लिया, हमने उधार लिया तो का सार्वजनिक देयता बढ़ी, ठीक है। जो हमें देयता बढ़ गई ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वापस भी तो करना है पैसे को, तो ये होते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। ऐसे ही पूंजीगत व्यय भी होते हैं, ठीक है। देखो सरकार के खर्चे भी हैं, व्यय खर्चे हैं। एक तो देखो खर्चे क्या, योजनाबद्ध खर्चे होते हैं, प्लान एक्सपेंडिचर होता है, नॉन प्लान होता है, गैर योजनाबद्ध खर्चे होते हैं, ठीक है। ये खर्चे होंगे सरकार के। विकासात्मक कार्य होता है, गैर विकासात्मक कार्य जैसे पेंशन वगैरह होते हैं। अब देखो कल कारखाना रेलवे सड़क वड़क बनाए थे, ये विकासात्मक कार्य है। गैर विकासात्मक कार्य में क्या होता है, पेंशन दे दिया, ब्याज दे दिया, उतर दे दिया, और अच्छा करो पे व्यय कर दिया, ठीक है।
योजनागत खाता जो योजनागत खर्च है उसका कार्यकाल पहले देखता था, अब देखता है योजना आयोग। देखो पहले इसको कौन जो योजनागत में खर्च उसको पहले योजना आयोग देता था, अब इसको नीति आयोग देखता है। ठीक है, नीति आयोग नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय, ठीक है, वो देखता है। अब देखो सरकारी घाटे क्या हैं। सरकारी घाटे में क्या होता है, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या बोलते हैं, कुल व्यय। देखो कुल व्यय जितना हमने खर्चा किया उसमें से कुल प्राप्ति घटा दें तो जो ग्रहण होता है उसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। कहने का मतलब जैसे मान लो कि हमारे घर से आए 10,000 रुपये, हमने खर्च कर दिया 11,000 रुपये, तो हमने कितना हमारे पे उधार हो गया 1,000 रुपये, 1K। ठीक है, तो 1K क्या है, घाटा। अब आप कहोगे कि सरकार के पास पैसा है 10,000 तो खर्चा 11,000 कैसे कर देगी। जिसे मान लो कि मान लो मेरे घर से 10,000 रुपये मुझे आए, हमने 1,000 रुपया दोस्त से उधार ले लिया तो हमारे पास हो गया 11,000 रुपया, हमने खर्च कर दिया 11,000 रुपया। ठीक है, तो हमें हमारी आय कितनी थी 10,000 रुपये, खर्च कितना हो गया 11,000 रुपया, तो हम कितना हूँ इस महीने 1,000 रुपये में लॉस में हूँ। ठीक है, जिसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। मतलब कुल व्यय में से कुल प्राप्ति जितने हमें प्राप्त हुआ है, हम कितना व्यय किए जो उसका अंतर होता है उसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अब राजस्व घाटा क्या होता है, तो राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति घटा दो, राजकोषीय घाटा हो जाएगा। पूंजीगत घाटा क्या है, पूंजीगत खर्च में पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, बजट घाटा क्या है, कुल खर्च में तो कुल प्राप्तियाँ। ठीक है, ये हो गया। बजट घाटे को पूरा करने के लिए क्या होता है, आरबीआई उधार लेती है। या तो उधार कहाँ से ले सकती है, इंटरनल मार्केट से ले सकती है या एक्सटर्नल मार्केट। ये तो देखो भारत के अंदर से उधार ले ले या भारत के बाहर से उधार ले। ठीक है, अगर उधार नहीं लेंगे तभी तो पूरा करेंगे ना उस राजस्व घाटा को। ठीक है, तो उसके लिए होता है आरबीआई उधार लेती है या उसके पास कैश बैलेंस कम पड़ जाता है। ठीक है, देखो प्राथमिक घाटा क्या होता है, देखो राजकोषीय घाटा में से जो ब्याज भुगतान किए उसको निकाल दो तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा, उसको प्राथमिक घाटा बोलते हैं। जैसे मान लो कि हमने राजकोषीय घाटा क्या था, ठीक है, जो हमने व्यय था, कुल प्राप्ति थी, कुल व्यय को ही हम बोलते हैं ना राजकोषीय घाटा। कुल व्यय कुल प्राप्ति को राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे पास 10,000 रुपया, ये हमारा क्या है, आय है। ठीक है, इनकम है। ठीक है, और हमने मान लो ऐसे नहीं, रुको, ठीक है, देखो हमने 11,000 रुपये खर्च किया, ये हमारा खर्च है। हमको आय क्या थी 10 रुपया। ठीक है, तो अब इसमें क्या ये अंतर कितना हुआ, 1 का, तो हमारा 1 रुपये क्या है, राजकोषीय घाटा है। ठीक है, राजकोषीय घाटा। लेकिन हमने जो ये खर्च किया है, इसमें खर्च में क्या हमने ब्याज भुगतान भी तो किया है। हमने ब्याज किसका भुगतान, जो हमने लोन लिया तो उसका ब्याज भुगतान किया है। तो अगर हमने इसका क्या किया, जो ब्याज हमने मान लो 1 रुपया हमने ब्याज दिया है, तो 1 रुपया अगर हम माइनस कर दें इसमें से -1, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 निकालो 9, 9 में से 11 में से 9 निकालो तो 2, तो 2 रुपये हो जाएगा। तो जो ये 2 रुपये, देखो 1 रुपया राजकोषीय घाटा था और जो और इसे कम हो गया इसमें +1, अब हो गया 8 रुपया। ठीक है, समझ में नहीं आया ना, बहुत गड़बड़ हो गया, रुको मैं फिर से समझाता हूँ। देखो 100 रुपये, 100 रुपये हमने खर्च किए। ठीक है, तो 100 रुपये खर्च किया, हमें प्राप्त कितना हुआ, प्राप्त कितना हुआ था 50 रुपया मान लें। ठीक है, तो इसका जो हमने खर्च किया जो प्राप्त हुआ, तो इसका अंतर कितना है 50 रुपये, हमने ज़्यादा खर्च किया है, तो ये हमारा 50 रुपये क्या है, राजकोषीय घाटा है। ठीक है, ये हमारा राजकोषीय घाटा होगा। लेकिन हमने जो खर्च किया है इसमें हमने 10 रुपया ब्याज भुगतान किया है। ठीक है, जो हमने उधार लिया था पिछले साल उसका हमने ब्याज दिया है। तो अब देखो जो राजकोषीय घाटा कितना है 50 रुपया, इसमें से अगर हम 10 रुपया माइनस कर दें, 50 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 40 रुपया। तो हमारा राजकोषीय घाटा कितना था 50 रुपया, लेकिन जो इसके राजकोषीय घाटा में जो ब्याज को भुगतान को माइनस किए हैं, तो अब क्या आया है, ये हमारा प्राथमिक घाटा आया है। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा कितना है हमारा 40 रुपया। तो समझ में आया, ये होता है राजकोषीय घाटा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घाटे को मापने हेतु लोकप्रिय होता है।
अब देखो प्राथमिक घाटा लोकप्रिय होता है, ठीक है, समझ गए। भारत में क्या होता है, राजकोषीय घाटे की अवधारणा 1 अप्रैल 1997 से लागू की गई है। चक्रवर्ती समिति की जो चक्रवर्ती समिति थी, इसकी सिफारिश पे बजट घाटे की अवधारणा की तुलना में राजकोषीय घाटे की अवधारणा बजट निर्माण प्रक्रिया में भारत के प्रदर्शित और जवाबदेही को उत्पन्न करते हैं। घाटे को पूरा कैसे किया जाता है? ऋण लेकर, ऋण कहाँ से ले सकते हो? आंतरिक बाजार से ले सकते हो और बाहरी से भी ले सकते हो, विदेश से भी ले सकते हो, आंतरिक से भी ले सकते हो, या विदेशी सहायता मिल जाए उसे, नई मुद्रा भी छाप सकते हो, कर बढ़ा के भी वसूल सकते हो, सुशासन के द्वारा भी वसूल कर सकते हो, ठीक है। राजकोषीय घाटा कम होने से करने के प्रयास कौन-कौन सा हो सकता है? केंद्रीय योजनाओं की संख्या को कम कर दी जाए, हम व्यय कम करें, तभी हो सकता है। डीजल पेट्रोल मूल्य को नियंत्रित कर दिया जाए, ठीक है। कच्चा तेल सस्ता हो जाता है, सस्ता हो जाए, हमको सस्ता मिलेगा, हम सस्ता बेचेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फिर एलपीजी वगैरह है, ठीक है। डीबीटी क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डीबीटी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि अगर आपके खाते में डायरेक्ट पैसा सरकार के द्वारा आ जाए, अब डायरेक्ट लाभ मिल जाए आपको, ठीक है, उसे बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। आपको डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष हस्तांतरण राशि बोलते हैं इसको, ठीक है। जनधन होता है, जनधन खाता होता है, आधार है, मोबाइल है, ठीक है। कुल सब्सिडी होता है, मान लो इतना है, खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम। हमसे ज़्यादा सब्सिडी कहाँ देते हैं? खाद्य पे देते हैं, उसके बाद उर्वरक पे देते हैं, फिर पेट्रोलियम पे देते हैं। क्या तो व्यय प्रबंधक आयोग है, ठीक है, सितंबर 2014 में बना था। इसका उद्देश्य सरकार के व्यय को सुधार जानकारी देने के साथ साथ राजकोषीय घाटे को कम करने और उचित प्रबंधन के संबंध में सुझाव देना है, ठीक है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग का बजट डिवीजन जो ऋण प्रबंधन की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। लोक पब्लिक डेप्थ है, ठीक है, जो सरकार लेती है। उच्च राजकोषीय घाटे का दुष्परिणाम क्या हो जाएगा? ब्याज दर बढ़ जाएंगी, ठीक, कोई आपको कर्ज नहीं देगा, ठीक है, ठीक है, कोई कर्ज नहीं देगा तो आपके यहाँ कोई निवेश नहीं करेगा, निवेश नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो हम आयात पर डिपेंड हो जाएंगे, हम दूसरे देश पर डिपेंडेंट होते चले जाएंगे। वो है। फिर क्या होता है? कल्याण कार्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का दबाव बढ़ जाएगा, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। एफआरबीएम एक्ट क्या होता है? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, एफआरबीएम, ठीक है। अब का अमेरिकी मंदी मंदी से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से निपटने हेतु तो भारत सरकार द्वारा एक क्या होता है? एस्टिमेट पैकेज 3.86 लाख करोड़ के कारण एफआरबीएम एक्ट अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका था। देखो क्या होता है, एफआरबीएम लक्ष्य क्या करता है कि ये जो अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है उसको मापता है, ठीक है। तो इसको एक लक्ष्य रखता है कि इस लक्ष्य तक अर्थ ज़्यादा घाटा वगैरह नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जरा 8-9 में अमेरिका में मंदी आ गई, इसका प्रभाव भारत पे भी पड़ा, ठीक है, तो इसकी वजह से ये अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका, यही बात है। अब देखो, एफआरबीएम एक्ट के कारण सामाजिक खर्च पर विपरीत प्रभाव पड़ने से इसकी आलोचना की जाती है। देखो एक का संसद का राजकोषीय सुदृढ़ीकरण और सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन के लिए यह समिति का देखो कहा था, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण तथा सार्वजनिक व्यय के प्रबंधन के लिए 2003 में अधिनियम को पारित किया। इसका उद्देश्य राजकोषीय और राजस्व घाटे को कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए थे, ठीक है। लेकिन सरकार राजस्व का दर रिजर्व बैंक के केवल उस स्थिति को उधार लेगी जब नकद प्राप्तियां की अपेक्षा नकद व्यय अस्थायी रूप से अधिक होगा, ठीक है। तो ये सब है। फिर का वित्तीय समावेशन क्या होता है? समस्त जनसंख्या विशेष रूप से अल्प आय तथा कमजोर और निर्धन लोगों के वहनीय लागत पर पारदर्शी ढंग से साख सुविधा अथवा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो। मतलब क्या होता है वित्तीय समावेशन? क्या होता है, जब जो सामान्य लोग होते हैं उनको हम बैंकिंग सिस्टम से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ बोलते हैं वित्तीय समावेशन। अब देखें वो जनधन अकाउंट खोले गए थे, उसमें क्या जो गाँव के ग्रामीण लोग हैं जिनका संबंध बैंक से नहीं था, उनको बैंकों से जोड़ा गया। जो बैंक से जोड़े, जिससे क्या हो जाए, मान लो देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये विजय है, ठीक है, मैं विजय हूँ, ठीक है, और मैं 100 रुपये कमाता हूँ और 100 रुपये खर्च कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या हो जाए, हमारा कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं। लेकिन अगर मान लो मैं 100 रुपये कमाऊँ और 10 रुपये अपने बैंक में जमा कर दूँ हर महीने, तो देखेंगे 1 साल के बाद हमारे अकाउंट में लगभग 120 से 130 रुपया, ठीक है, हो जाएंगे। 120-130 कैसे होगा वो अलग बात है, लेकिन 120-130 रुपये इकट्ठा हो जाएंगे अगर हर महीने 10 रुपये इकट्ठा करेंगे तो, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हम रोज़ 100 रुपये हर महीने कमाते थे, हर महीने खर्च कर देते थे,
तो हमें लास्ट में बिल तक साल के अंत में कुछ बचा था? नहीं बचता था। लेकिन अब बैंक खुल जाने से क्या होगा? वित्तीय समावेशन हो जाएगा, बजट करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। बैंक में जाएँगे, कुछ पैसे जमा करेंगे, निकालने जाने में होता है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो ज़रूरत वक़्त निकाल लेंगे उसको, ठीक है? ये हो गया। ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं की सुविधाएँ वंचित होने के कारण गाँव के साहूकार महाजन से ऋण लेते हैं, जिसे वो कर्ज जाल में भी ऋण जाल में भी फँस जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई वित्तीय जैसे मान लो मैं हूँ, मैं अपना ₹100 था कमाता था, ₹100 खर्च कर रहा था। अब मान लो मैं बीमार पड़ गया, तो अब मुझे पैसे चाहिए। अब पैसे के चक्कर में हमने क्या साहूकार से ₹1000 उधार ले लिया, तब क्या हो जाएगा? अब मैं ₹100 कमा रहा हूँ, 50 इसको दे रहा हूँ, इसी में खा पी रहा हूँ, जी रहा हूँ, सही से कम कर भी नहीं पाऊँगा। लेकिन अगर मैं 10-10 पे बजट किया होता, तो बीमारी से लड़ लेता, ठीक है? तो हम कर्ज जाल में नहीं फँसते। तो इसीलिए हम वित्तीय समावेशन ज़रूरी था। ठीक है, वित्तीय समावेशन जो किए गए प्रयास हैं, वित्तीय समावेशन के लिए क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, पीएसएल बनाया गया, स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की गई, स्वाभिमान योजना से चालू किए गए, 2011 से 2000 तक आर्थिक आबादी वाले 73,000 गाँवों को बैंकिंग सेवा से जोड़ा गया था, स्वाभिमान योजना था ये। जीरो बैलेंस अकाउंट खोला गया था, जनधन अकाउंट खोला गया था, ठीक है, आपको पता है, अगस्त 2024 में खोले गए थे, 14 है, सॉरी। वित्तीय संविधान से अनिवार्यताएं क्या थी? दूर दराज के पिछड़े इलाकों में बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना, ये हुआ था। लोगों को बैंकिंग प्रणाली से परिचित करवाना था, ठीक है। न्यूनतम लागत पर ऋण प्रदान करना, अब बैंक में रहेगा, खाता रहेगा, तो बैंक से उधार लेने में भी आसानी रहेगी। बैंकिंग प्रणाली में भाषा का प्रयोग की जनसंख्या में विविधता होगी, वित्तीय साक्षरता बढ़ेगा, ठीक है। विकास वह है जो स्वतंत्रता दिलाता है। ये अमर सेन का है, प्रोफेसर अमर सेन थे, उनका स्टेटमेंट है कि विकास हुआ है जो स्वतंत्रता दिलाता है, व्यक्ति को गुलाम नहीं बनाता बल्कि बिल्कुल व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है, वही विकास है। अब आता है समृद्धि, ग्रोथ, एक होता है विकास, डेवलपमेंट। देखो, समृद्धि क्या होता है? ये मात्रात्मक होती है, ठीक है, कितनी मात्रा में आपको ग्रोथ हुआ है, या राष्ट्रीय आय अथवा उपज उत्पादन में होने वाले प्रदर्शन को प्रभावित करती है। लेकिन विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है, यह जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। आप देखो, आप एक बर्गर खाते हो, ठीक है, बर्गर, ठीक है, आपने 2 बर्गर खाया, ठीक है, तो आपका पेट भर गया, ठीक है, तो आपने 2 बर्गर पैसे खर्च कर लिए, तो आपकी समृद्धि है, आप उसकी बजट है। लेकिन आपने 2 बर्गर अच्छे वाले खाए, गुड क्वालिटी, क्वालिटी बेस्ड खाए, तो ये आपका विकास दिखाता है। समझ में नहीं आया होगा, पर आप भी आगे समझेंगे, ठीक है। कोई संदेह नहीं है कि जीवन की अच्छी गुणवत्ता के लिए व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, क्या पर्याप्त नहीं है। अर्थात जीवन की अच्छी गुणवत्ता को केवल राष्ट्रीय आय द्वारा ही व्यक्त नहीं किया जा सकता। आय के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा की भी आवश्यकता होती है, और विकास के लिए इन सब आयामों को भी ध्यान में रखा जाता है। विकास के मापन में गुणात्मक अवधारणा के होने के कारण इसे गणितीय रूप में मापा नहीं जा सकता, लेकिन इसके होने वाले परिवर्तन को पता लगाने के लिए यूएनडीपी ने तो 1965 में विकास द्वारा 1990 के एक नए मानव सूचकांक की एचडीआई की वो किया था, मानक बनाया था। एचडीआई में क्या होता है? वायु देखते हैं, आय देखते हैं और शिक्षा देखते हैं। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन को बनाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को होता है कि हम अपने देश के संसाधनों का ऐसे दोहन करें कि आने वाली पीढ़ियों को उससे कोई नुकसान ना हो, और उनके लिए भी बचाया जा सके। अब ये नहीं कि हम इस जनरेशन के हैं, हम हमारे के पूरे भारत देश का जो जितने संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह सब यूज कर दें, कि हमारे बच्चों के जो बच्चे आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए कुछ बचे ही नहीं। तो ऐसे दोहन नहीं करना है, ठीक है। दोहन हमें ऐसे करना है कि हम कोयला को उचित रूप से उतना ही खर्च करें जितना कम से कम हो सके, ठीक है, जितना हमें उसका दोहन उचित हो उतना ही, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी वो चीज़ मिल सके। तो ये पहली बार इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? यूनाइटेड नेशन का था कन्वेंशन आदर का था, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट फंड में क्या होता है, यूएनईपी में प्रयोग किया गया था। इस आयोग को क्या होता है? ब्रंटलैंड आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि तकनीकी के विकास करके संसाधनों की बचत की जा सकती है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि तकनीकी के बढ़ने से उत्पादकता बढ़ती है, जिससे लोगों की आय भी बढ़ती है। आय बढ़ने से लोगों की उपभोग भी बढ़ता है, इस प्रकार संसाधन की बचत नहीं हो पाती है, ठीक है। और कार्बन क्रेडिट है, ठीक है, इन 6 प्रकार के गैसों का आधार रखा गया है, ठीक है। यह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत का व्यवसाय फर्म और विभिन्न प्रकार के अन्य संस्था जैसे क्या होता है सीआर सर्टिफाइड इमिशन रेडिएशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रयास करती हैं, और एक सीआर 1 टन कार्बन
CO2 का प्रतिनिधित्व करता है। इसे पाने के लिए संबंधित कंपनियां तो संस्थाएं इस प्रकार के ग्रीन प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं जिससे CO2 के स्तर में कम हो सकता है। देखो कार्बन ट्रेडिंग क्या है ना, एक तरह का समझ लीजिए कि विकसित देशों ने सभी देशों के लिए मिलके एक ऐसी वो बना रखे हैं, मानक बना रखे हैं कि भारत एक साल में मान लो 50 टन कार्बन का उत्सर्जन कर सकता है। तो अगर मान लो भारत 50 से ज़्यादा अगर उत्पादन करता है तो ये तो तय मानक का पूरा नहीं हुआ। ठीक है, मान लीजिए भारत ने 60 कर दिया तो 10 टन ज़्यादा कर दिया। तो अब कोई ऐसा भी देश होंगे जो जिनको 40 टन दिया गया होगा और 30 टन किए होंगे, तो जो अपना 20 टन जिस देश का बचा हुआ और जो देश ज़्यादा उत्पादन किए उनको बेच देंगे। ठीक है, तो जो बेच देंगे तो इसको बोलते हैं कार्बन क्रेडिट या कार्बन ट्रेडिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कार्बन क्रेडिट का क्या होता है, जैसे मान लो भारत ने क्या किया कि जो 10 टन कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन किया था तो कुछ ऐसे प्लांट्स वगैरह पेड़ पौधे लगा दिए जिससे 10 टन कार्बन एब्जॉर्ब कर लिया उसने। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, कार्बन क्रेडिट हो जाता है, तो उतना उसको कार्बन उत्सर्जन करने की छूट दे दी जाती है। वर्तमान में इसे कहते हैं वित्तीय बाजार के कार्बन क्रेडिट को ही बेचा जाता है, उसको ही वायदा बाजार कहते हैं, इसे कार्बन क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, इसे छोड़। हैप्पी प्लैनेट इंडेक्स भूटान ने प्रारंभ किया था। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक पहल सतत विकास संसाधन नेटवर्क द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। खुशहाली बनाने के कारण है। ठीक है, आय, जीवन काल और सामाजिक सुरक्षा परेशानी से कोई सहयोग मिलता है या नहीं। ठीक है, विश्वास, सरकार और निजी कारोबार के भ्रष्टाचार को लेकर आज़ादी, फैसला लेने की स्वतंत्रता, उदारता। ठीक है, इसके बारे में है। ठीक है, SDI और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि होने पर समावेशी विकास की वृद्धि होती है। अब हम पढ़ेंगे मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे, थोड़ा रेस्ट लेते हैं। चलो थोड़ा रेस्ट लेके